इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, कल हमने देखो कॉन्सेप्ट कुछ समझे, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। चार्जेस के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। फिर हमने देखा कि भाई साहब शार्प पॉइंट्स पे आपके चार्जेस की डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस विच आर स्टैटिक, वी आर मोर और लेस टॉकिंग अबाउट इंसुलेटर्स, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स में जैसे ही आप चार्ज डालोगे वो फ्लो होगा, वो स्टैटिक नहीं रहेगा, डायनेमिक हो जाएगा। तो वेन एवर यू आर इंसर्टिंग और इन्फ्यूजिंग चार्जेस इन अ कंडक्टर, यू विल सी दैट द चार्जेस आर फ्लोइंग, सो इट विल बी इन डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहाँ पे चार्जेस आपके स्टोर हो जाते हैं, और चार्जेस कहाँ पे स्टोर होते हैं, जब आपका नॉन कंडक्टर हो। तो इंसुलेटर होना जरूरी है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ओके, अभी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस में इन न्यूक्लियर रिएक्शंस चार्ज इज कंजर्व। अगर आप देखोगे ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, 92-235 है, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज यूरेनियम, ठीक है। ये क्या बना रहा है 54, और ये हो गया आपका सो ये हो गया 35। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, डैश तो डाला। ओके, 92 ये 235 है। दिस इज बेसिकली अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसको आपने बॉम्बार्ड किया है किससे, न्यूट्रॉन से। क्या बन गया भाई साहब 54 रेडी, और ये बन गया +2 न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये मामला समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 235 का देखो स्प्लिट अप हुआ, ये 140 + 94 करोगे कितना आएगा, देखो 140 + 94 दैट विल बी 4, ये हो गया 234, और ये भाई साहब 1, ठीक है। तो ये 235 हो जाएगा। ओके, चार्जेस देखो आपके 92 है, स्प्लिट अप हो गए 54 और 38 में। तो ये आपका क्या होता है, यही चीज फिर से दूसरे को बॉम्बार्ड करेगी। यहाँ पे भी चार्जेस क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। हेयर इनिशियल चार्ज कितना हो गया, देखो 92 + 0 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज हाउ मच, 92e। क्लियर है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है भाई साहब, तो चार्ज इसका कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है 0। तो 92 आपका क्या था, इसका एटॉमिक नंबर +0, ये हो गया 92 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका होगा इनिशियल चार्ज, ठीक है। चलो फाइनल चार्ज देख लेते हैं हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 54 + 38, ठीक है। 54 + 38 इसका कितना है 0, कितना हो गया देखो 92, तो वही सेम चार्ज आ रहा है, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट द सेम चार्ज। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चाहे भाई साहब आपका प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन हो या कुछ भी हो, चाहे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी हो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। ये भाई साहब आपके कंजर्व्ड रहेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, कंजर्व रहेंगे मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है। ओके, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, आइसोलेटेड होना चाहिए सिस्टम, दूसरे से टच में ना आए, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट बिकम्स 0, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा भाई साहब, रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। When a glass rod is rubbed with silk, it becomes positive as it loses electrons, and silk becomes negative by an equal amount on gaining these electrons. मितेश को बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, न्यूट्रल। तो बताओ आपका ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो आपका सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। When a glass rod is rubbed with silk, it becomes positive as it loses electrons and the silk becomes negative by an equal amount of charge. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव। क्लियर है, are we clear on this one people are? Classification of materials. तो based on electrical properties, materials are classified into 3 types. तो आपके जो मटेरियल्स होंगे उसको 3 टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। एक हो गया कंडक्टर्स, दूसरे हो गए इंसुलेटर्स, और तीसरे हो गए भाई साहब आपके सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आर वी क्लियर टू दिस? कंडक्टर्स कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था, बताया था क्या कंडक्टर्स कौन होते हैं भाई साहब, व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके देखो हर एक सॉलिड में ये आपका समझ लो एक बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और ये होती है आपकी भाई साहब वैलेंसी बैंड, ठीक है। वैलेंसी बैंड में आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। जहां पे आपके कंडक्टर्स होते हैं वो कैसा होता है, ये हो गया इनका कंडक्शन बैंड,
और ये हो गया इनका वैलेंसी बैंड। तो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या हो गया, ओवरलैपिंग। सो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव हो गए, कंडक्शन बैंड में, एंड दे विल बी फ्रीली कंडक्टेड। ठीक है, ये हो गया एक, ये किस में होता है भाई साहब, दिस हैपेंस इन कंडक्टर्स। ठीक है, दिस हैपेंस इन कंडक्टर्स। नाउ टेल मी, अगर आपका भाई साहब ये इंसुलेटर है तो क्या हो जाएगा, देखो ये कंडक्शन बैंड है और ये है आपका वैलेंसी बैंड, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो आप कितना भी एनर्जी दे दो, ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं, जिसके वजह से वो क्या करेगा, कंडक्शन करेगा ही नहीं। क्लियर है? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब सेमी कंडक्टर्स में। सेमी कंडक्टर्स में ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, हालांकि ओवरलैपिंग नहीं होती है। कंडक्टर्स में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग हो रही है। तो नॉर्मल स्टेट में भी कंडक्टर्स में वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग बैंड में जाते हैं, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में वो जो एकदम सामने बैठती है वो कितनी खूबसूरत है, क्लास में है ना, शादी ब्याह हो गया, बच्चे बच्चे हो गए, तो अब लौट आइए जरा क्लास में। ठीक है, कंडक्शन, इतने भाई साहब फोकस से सोच रहा है पता नहीं। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड है भाई साहब। ठीक है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या है आपका, एक देयर इज बेसिकली व्हाट, एक फॉरबिडन एनर्जी गैप है। देयर इज अ फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब क्या होता है, आप चाहे इतने, इन दोनों के एनर्जी लेवल्स में इतना डिफरेंस है भाई साहब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को आप यहां तक डाल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सो इट्स एन इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर में कंडक्शन होता नहीं है। अभी हम आते हैं भाई साहब सेमी कंडक्टर्स में। सेमी कंडक्टर्स में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत कम हो जाता है। ठीक है, दिस बिकम्स वेरी लो। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंसी बैंड भाई साहब। ठीक है, यहां से भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऑलवेज विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, insulators will never conduct electricity, semiconductors will conduct electricity under certain conditions. ठीक है, under certain conditions when you are providing with them with some external format of energy. Are we clear on this one? कोनो confusion नहीं? Okay, चलो। So conductor is what? A conductor is a material through which charge flows easily. We all know this भाई साहब, आराम से चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, चार्ज, और चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है, what type of charge when flows we say that electricity is conducted, it is always flow of electrons, electrons ही flow होंगे भाई साहब। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस नहीं। सो कंडक्टर इज अ मटेरियल, जैसे समझो भाई साहब ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, पढ़ चुके हैं भाई साहब। ठीक है, ये आपका भाई साहब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेट्स से ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। आप बोलोगे भाई साहब पॉजिटिव चार्ज है, नहीं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे जा रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन, हाउएवर करंट का फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन। तो करंट को हम कन्वेंशनली हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं, लेकिन करंट फ्लो का भाई साहब एक ही ये मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर करंट फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहां पे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा भाई साहब वहां पे का आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, एंड दैट इज बेसिकली करंट इज हैपनिंग। ठीक है, ओके। सो अ कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लोज इजीली। एग्जांपल भाई साहब कॉपर, सिल्वर, डाटा डाटा टाटा टाटा टाटा। ठीक है, मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर। देन वी हैव कॉपर एज अ चीप सोर्स। ठीक है, इसलिए हमारे वायर सब ज़्यादा करके कॉपर से बने होते हैं। सारे मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ चार्ज कंडक्टर। इंसुलेटर इज व्हाट, अ मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लोज वेरी पुअरली और नॉट एट ऑल। ठीक है, एग्जाम्पल्स सिल्क, कॉटन, रबर। और यही इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इट कैन एक्चुअली, तो ये चार्ज भाई साहब फ्लो नहीं होगा, चार्ज एक जगह जमा हो जाएगा। आपने देखो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, यू आर रबिंग वुड विथ एबोनाइट, एबोनाइट को आप वुल से रब कर रहे हैं, या ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं। देखो, ठीक है, ग्लास रॉड है और इसको आप सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं, तो आपका भाई साहब क्या हो रहा है, ग्लास रॉड मतलब समझ लो स्केल उठा लो, स्केल को अगर सर से आप मल ले रहे हैं,
मेरे तो सर पे बाल है नहीं, आपके सर पे बाल होंगे और उस बाल में होगा भाई साहब तेल जो आप लगाते होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या किस तरीके का बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज अ सिल्क क्लॉथ। व्हाट विल हैपन, दिस ग्लास रॉड विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, जहां पे आपने उसको रब किया है वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ है कहां पे, सिल्क में। सिल्क क्या हो गया भाई साहब, आपका नेगेटिव हो गया। तो ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। जैसे ग्लास रॉड को अभी कोई भी चार्ज पार्टिकल ना किसी भी चीज को खींचेगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये खींचेगी। तो आपने अगर छोटे छोटे पेपर के टुकड़े किए होंगे, उसके पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसे आपने रब किया फट से पेपर के टुकड़े चिपक जाएंगे, ठीक है। व्हाई विल दिस हैपन, व्हाई विल दिस हैपन, बिकॉज पेपर के टुकड़े का वेट बहुत कम होता है एंड यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ वो भी बहुत कम है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल दीज पेपर पीसेस टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। एबोनाइट रॉड को भाई साहब, एबोनाइट रॉड को अगर हम वुल से रब करते हैं, सेम चीज होती है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो अगर एबोनाइट ले लो, वुल ले लो, ग्लास रॉड ले लो, सिल्क क्लॉथ ले लो, ऑल दीज आर व्हाट, इंसुलेटर्स। सो चार्जेस का ठहरना तभी पॉसिबल है जब उनका फ्लो ना हो, और उनका फ्लो किस में नहीं होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है, ठीक है। चार्जेस विल नेवर फ्लो इन एन इंसुलेटर। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिल्क एंड कॉटन थ्रेड्स, रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर्स, दीज आर बेसिकली गुड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, दे लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देयर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी इज दैट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स। द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। आप अगर किसी बॉडी के सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज डाल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। और वो किस वाले बॉडी पे संभव होगा, ज्यादा करके आपके इंसुलेटर्स पे, ठीक है। सो द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग चार्जेस on the surface of a body, this method is called as electrification. Methods of electrification, charging by friction, ठीक है। जब भी आप दो surfaces को रब करते हैं, ठीक है, what will happen, इनके surface में जो electrons होते हैं उनको एनर्जी मिलती है obviously, ठीक है। there is a kinetic energy which is happening। तो इन रबिंग की वजह से क्या हो जाएगा, there will be a kinetic energy which will happen, और ये kinetic energy उन surfaces के electrons में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई साहब, अभी ताबड़तोड़ इधर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो लेस स्ट्रांगली बाउंड होगा अपने एटम के साथ वो निकल जाएगा, और निकल के जाएगा क्या, सामने वाले एलिमेंट में जाएगा, सामने वाले सब्सटेंस में जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने भाई साहब ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड है और इसको आपने रब किया एक लेट से सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, सिल्क क्लॉथ से आपने रब किया। तो जहां पे आपने रब किया यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस फ्रिक्शन इज हैपनिंग, इसीलिए हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलेंगे। तो फ्रिक्शन इज हैपनिंग, फ्रिक्शन क्या करेगा भाई साहब, आपके मूवमेंट को अपोज करता है, मूवमेंट को अपोज करेगा तो एनर्जी भाई साहब प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड होकर भाई साहब इसमें आ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो इनमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो इनमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट पीपल, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हो रहा है, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से आपका भाई साहब क्या होगा, फ्रिक्शन से एक इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आपका देखो यहाँ पे ग्लास रॉड को क्या चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ को क्या चार्ज मिला, नेगेटिव चार्ज। हाउ डिड दिस हैपन, बाय ऑब्वियसली रबिंग और क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन बिटवीन देम। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। समझ लो ये एक रॉड है, ये न्यूट्रल है और ये एक चार्ज बॉडी है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। आप भाई साहब इसके साथ इसको टच करा दो, समझ लो 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और दोनों का साइज और मटेरियल सेम है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आप इसके साथ टच कराओगे इसको तो इसमें भी 2 चार्ज और इसमें भी 2 चार्ज, चार्ज इज कंजर्व। इसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। जैसे ही आपने इसके साथ टच कराया इसको, ये एक सिंगल बॉडी बन गया। सिंगल बॉडी वाई, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सेम साइज। तो आपका 2 चार्ज इधर आ जाएगा, 2 चार्ज इधर आ जाएगा, सिंपल। चार्ज इज कंजर्व्ड और ये भी चार्ज हो गया। ये वाला चार्ज किस टाइप का चार्ज हो गया, यहाँ पे आपने बॉडीज को टच करवाया, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। मतलब एक न्यूट्रल बॉडी को आपने एक चार्ज बॉडी से टच करवाया है और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ है उसके फलस्वरूप उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन।
दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्लियर है? इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है भाई साहब भूतीला इफेक्ट। ठीक है, भूतीला इफेक्ट मतलब कैसा? आपने ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट सुना है, जाना है? नहीं जाना है? ओके, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो यहाँ पे समझ लो एक कंडक्टर है और ये एक बेल जार होता है। ठीक है, ये एक बेसिकली बेल जार होता है, ऐसा बेल जार है जो आप बाहर से देख सकते हैं। अगर आप किसी चार्ज बॉडी को यहाँ पे लाते हैं, समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या क्रिएट हो जाएगा भाई साहब? नेगेटिव। और ऑब्वियसली इधर क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये एक सिंपल बॉडी है। जैसे पॉजिटिव क्रिएट होगा, ये गोल्ड से बना हुआ है, ट्याऊ ऐसे हो जाएगा, ये दिस विल बेसिकली रिपल्स हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ दे रहा है कि दिस बॉडी इज चार्ज। खैर, इसमें तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई साहब कि ये इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन भाई साहब, विदाउट टचिंग द बॉडीज यू आर ट्रांसफरिंग द चार्ज। ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ बॉडी एंड दिस इज अ बॉडी। ठीक है, ये बॉडी भाई साहब आपका प्रॉपरली पॉजिटिव चार्ज है। जैसे आप इसके क्लोज लाएंगे तो इस पोर्शन पे क्या हो जाएगा भाई साहब? बताओ, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा भाई साहब। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन इसमें चार्जेस तो है ना भाई साहब, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप इसके पास ला रहे हो, क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट करने लगेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट करने लगेगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा भाई साहब? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। इसको कर दो तुम अर्थिंग, क्या हो जाएगा? ये पूरा चार्ज धरती में। अभी क्या, बट फट से हटा देना है इसको। जैसे इसको क्या फटाक से हटा दिया तो अभी क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ दिस विल बिकम व्हाट? फट से इसको काट देना है, 1 सेकंड के लिए करना है। इधर से सारे पॉजिटिव चार्ज चले गए, अभी इसमें क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा भाई साहब। तो आपने बिना छुए एक पॉजिटिव चार्ज से एक नेगेटिव चार्ज बॉडी क्रिएट कर दी, इसी को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। जहां पे आप टच करा के चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं उसको हम बोलेंगे कंडक्शन, और जहां पे आप रब करा कर चार्जेस क्रिएट करते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। सो ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट? प्रोसेसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर। Charge transfer can happen by rubbing the bodies, which is basically as a result of friction. Charge transfer can happen by touching the bodies, which is basically conduction, and charge transfer can happen without touching the bodies, which is basically induction. Clear? 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 बहुत बढ़िया। Methods of charging. Charging by friction, देख लो भाई साहब, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ सिल्क क्लॉथ। अगर आप इसको रब करोगे, आफ्टर दे आर रब, व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रॉड विल डिफ्यूज इनटू द सिल्क क्लॉथ, सो इट इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ रबिंग व्हाट हैज हैपेंड? द काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड हियर, और इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा मौका मिल गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो टपक जाएंगे वो। ठीक है, वो जाएंगे सिल्क क्लॉथ में, तो सिल्क क्लॉथ आपका इक्वली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये भाई साहब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एनीथिंग विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, एनीथिंग विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स विल एक्वायर अ साइमल्टेनियस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो आफ्टर दे आर दे लूजेस इलेक्ट्रॉन, विच वन? ग्लास रॉड, सो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड सिल्क क्लॉथ बेसिकली गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। राजेश चौधरी, पेंट वाला स्विच, थैंक यू सो मच। ठीक है, this becomes negatively charged. Are we clear on this one people? बहुत बढ़िया। This process is called charging by friction. अगर हम रब कर रहे हैं तो this is basically charging by friction. एबोनाइट को वुल से रब कर दो, या ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर दो, ये सारे आपके क्या क्रिएट कर रहे हैं? ऑल ऑफ देम आर बेसिकली क्रिएटिंग व्हाट? दे आर क्रिएटिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो रहा है, इसके वजह से चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन भाई साहब देखो यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है। इंडक्शन मतलब छूना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब ये देखो एक न्यूट्रल बॉडी है, दिस इज बेसिकली अ न्यूट्रल बॉडी, दिस इज अ चार्ज बॉडी, लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज बॉट क्लोज, नॉट टचिंग, ठीक है, जस्ट बॉट क्लोज, इसको अगर आप क्लोज लेकर आएंगे, सो व्हेन इट इज बॉट क्लोज, व्हाट विल हैपन पीपल? व्हाट विल हैपन? नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा और ऑब्वियसली इधर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल नहीं है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है। ये बॉडी न्यूट्रल है, फिलहाल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसमें भी हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में है। जैसे ही आप इसको इधर लाते हो तो ऑब्वियसली वी नो दैट
like charges repel and unlike charges attract each other. तो इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ, जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस तरफ आ जाएगा. एकदम सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके. So what we will see is negative charge accumulating here and negative charge. This process is called charging by induction. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is charging by induction. ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन. इसमें आप क्या करते हैं भाई साहब? व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड, यहाँ पे पूरा यू विल एक्चुअली टच द बॉडी. ठीक है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, सो दिस इज बेसिकली टच्ड एंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? चार्जेस फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर समझ लो यहाँ पे 10 चार्जेस थे पॉजिटिव बिफोर टचिंग, तो अभी कितने हो जाएंगे? इसके पास 5, इसके पास 5. ठीक है, कंडक्शन और इंडक्शन में डिफरेंस क्या हुआ? एक में कांटेक्ट हो रहा है, एक में कांटेक्ट नहीं हो रहा है. दूसरा, तो आपके कंडक्शन में देखो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही बनेगा. इंडक्शन में उल्टा होगा, उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनेगा. ठीक है, क्लियर है? दैट इज वन थिंग दैट. और यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगी कंडक्शन में. ठीक है, ऐसा इंडक्शन में नहीं होगा. इंडक्शन में जो पेरेंट बॉडी है उसमें उतना ही चार्ज रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू लूज एनी चार्ज. कंडक्शन में जो पेरेंट बॉडी है उसका चार्ज कम हो जाएगा और रीडिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरे वाले बॉडी में. आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन. When a glass rod is rubbed with silk, the glass rod loses electrons and the silk gains equal amount of electrons. This process is called, बोला जल्दी से बोलो, charging by friction. Simple, charging by friction. Okay. When a charged object is touched to an uncharged object, touch मतलब conduction हो रहा है, then the charges from charged object get equally distributed on uncharged object. This process is called what people? चार्जिंग बाय कंडक्शन. जैसे टच होगा तो चार्जिंग बाय कंडक्शन. बहुत बढ़िया. ठीक है, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज बॉट क्लोज, नॉट टच्ड. ठीक है, क्लोज टू एन अनचार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज बॉडी गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द चार्ज बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट पीपल? चार्जिंग बाय इंडक्शन. जहां पे भी नो कॉन्टैक्ट होगा तो दैट विल बी चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके ओके ओके, ये तो थैंक यू हो गया. इतनी जल्दी कैसे? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग पीपल. ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कूलम्स लॉ. वी हैव सीन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या हुआ जय? We have seen 2 types of forces, contact and non-contact forces. So contact forces में क्या होता है भाई साहब? Contact forces जैसे फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, ठीक है, एनीथिंग दैट इज मूविंग. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया. इन सब में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक चीज भाई साहब आपकी कॉमन रहेगी, वो है क्या बच्चा पार्टी? जल्दी बोलो. फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर between either 2 charges or between either 2 masses. इसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एप्लीकेबल. इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्लियर है? समझ में आ रहा है? चाहे वो ग्रेविटेशन वाला हो, चाहे मैग्नेटिक वाला हो, चाहे भाई साहब आपका न्यूक्लियर वाला हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हो, जो हम समझने वाले. तो हमारे एक बहुत बड़े भाई साहब हुए, उनका नाम था कूलम. ठीक है, कूलम ने क्या बोला भाई साहब? कूलम ने बोला कि यहाँ पे एक चार्ज है, इसका वैल्यू है लेट्स से Q1. ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, इसका वैल्यू है लेट्स से Q2. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई साहब? लेट्स से R. तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है. दोनों अगर पॉजिटिव हुए तो रिपल्सिव, दोनों अगर नेगेटिव हुए तो भी रिपल्सिव. एक पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव. वो तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले हम इसको समझें कि फोर्स क्या होगा. सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन देम, सिंस इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस. क्लियर? तो कूलम भाई साहब बोल रहे हैं कि अच्छा, तो ये तो आपका हो गई होगा
किसी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए ये एप्लीकेबल होगा ही, चाहे ग्रेविटेशन हो, न्यूक्लियर हो, या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या मैग्नेटिक हो, ठीक है, सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होगा। द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इन्वॉल्व, वेदर इट इज चार्जेस, मासेस और पॉजिटिव पोल्स, व्हाटएवर, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर समझ लो ये 3 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और ये आपका लेट्स से 4 कूलम का चार्ज, इन दोनों में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी मैंने इसको बढ़ाकर कर दिया 6 कूलम और इसको कर दिया 10 कूलम, तो ये वाला जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा था और ये वाला जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, कौन ज्यादा होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला केस Q1 3 कूलम का है और Q2 4 कूलम का है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या किया हमने, Q1 को इंक्रीज करके कर दिया 6 कूलम का और इसको कर दिया भाई साहब 10 कूलम का। सो अभी भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज। दूसरे वाले में ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा या कम? ज्यादा लगेगा भाई साहब। अरे यहां पे 3 कूलम 4 कूलम को रिपल्स कर रहा है, आप इसको बढ़ा रहे हैं तो और ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा ना भाई, ठीक है, इट विल मोर रिपल्शन विल बी क्रिएटेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इन्वॉल्व एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो भाई साहब क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर मुझे प्रॉपरली बैलेंस करना है तो इक्वल टू लिख दिया और यहां पे हो गया K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये K जो है आपका एक कांस्टेंट हो गया और इस K की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमेशा 9 × 10⁻⁹, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ लेंगे आप कभी भी कोई भी सवाल में, ठीक है, आप इसको इसी फॉर्मेट में लेंगे। कभी आपको अगर टेम्पटेशन आ रहा होगा कि इसको ऊपर कर ले, इसको नीचे मत करने चाहिए, ऑलवेज टेक इट एज 9 × 10, कैसा भी करके इसमें ही रखना है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बहुत सारे कैलकुलेशंस में आपको टेम्पटिंग लगेगा कि उसको ऊपर ले लेते, इसको आप भाई साहब पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज समथिंग विच कैन बी ईजिली हैंडल्ड, not epsilon naught. We will see what is the value of epsilon naught and what actually it means, ठीक है। ओके, तो F हो गया भाई साहब K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ K इज, ठीक है। अभी आप बात करेंगे भाई साहब इस K का यूनिट क्या हो जाएगा, किसी चीज का यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई साहब, फोर्स मतलब क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है। K का यूनिट तुमको नहीं मालूम तो इसको ऐसे साइलेंट रखते हैं, कूलम इंटू कूलम कितना हो जाएगा, अरे बोलो कूलम का स्क्वायर है ना, कूलम का स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। बोलो समझ में आता है ये, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। सारे स्ट्रेचिंग यही कर लेना भाई साहब। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर, ये हो जाएगा के का यूनिट, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। यूनिट अगर यूनिट ज्यादा करके याद नहीं रहता है, मैं आपको बोलूंगा भी नहीं याद रखो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको यूनिट लिखने के लिए, ठीक है। सो ये समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। किस टाइप का फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई साहब आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका भाई साहब इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी के साथ होगा, फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस। क्लियर 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 भाई साहब, इतना सही है आपका कूलम्स लॉ। सो फोर्सेस आर क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन, जहां पे भी बॉडीज के बीच में रिएक्शन हो रहा होगा, एक्शन रिएक्शन होगा, कॉन्टैक्ट होगा, वहां पे आपके ये आपके नॉर्मल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, सो माई वेट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द अर्थ, मेरा वेट नीचे की तरफ है और अर्थ का एक रिएक्शन मेरी तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। इफ आई जंप तो मैं ऊपर जाऊंगा कि नहीं भाई साहब, क्यों, क्योंकि मैंने अपने वेट से ज्यादा फोर्स डाला है, तो अर्थ भी मेरे को ज्यादा फोर्स डालेगा। व्हेन पीपल जंप व्हाट हैपेंस,
व्हेन यू आर रनिंग, तो आप भाई साहब उड़ के कैसे जा रहे हैं? वाई ऑल ऑफ अ सडन? क्योंकि आपका जितना वेट है उससे ज्यादा फोर्स आपने जमीन पे डाला है, इसीलिए जमीन भी आपको उछाल के फेंक रहा है, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द रीजन वाई यू जंप और द रीजन वाई यू आर एबल टू रन और मे बी वॉकिंग एज वेल, वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज ही हुआ ना, मतलब आप थक जाओगे ना वॉकिंग करते करते। अगर मैं खड़ा हूं 1 घंटा और अगर आप वॉक कर रहे हो 1 घंटा, तो ऑब्वियसली वॉक करने में ज्यादा थकोगे। क्यों? क्योंकि आप हर बार जब चल रहे हैं तो यू आर एक्सर्टिंग अ फोर्स बाय योर फुट ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड इज गिविंग यू अ नॉर्मल रिएक्शन, जिसके वजह से आप आगे जा रहे हैं एवरी टाइम, ठीक है? क्या यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन है? ऐसे खड़े हम, कितने नॉर्मल रिएक्शन है? एक इधर और एक भाई साहब इधर, जहां पे भी टच होगी बॉडी वहां पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ठीक है? इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे हमने क्या किया, देवजीत को यहां पे खड़ा कर दिया भाई साहब। अभी आपने देवजीत भाई साहब यहां पे खड़ा है, ठीक है? और इसको हम मैजिक में घुमा रहे हैं, सब 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 सब, ये आपको भाई साहब जमीन है, ठीक है? देवजीत यहाँ पे खड़ा है भाई साहब, ठीक है? और इसको हम घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते ऐसे स्पीड पे पहुंच जाएंगे कि हम देवजीत के जमीन को भाई साहब गायब कर देंगे। दिस विल बी बेसिकली डाउन और देवजीत वैसे ही घूमता रहेगा चिपक के, ठीक है? यस, दिस विल हैपन, ठीक है? यू अटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, देन व्हाट विल हैपन, विदाउट गेटिंग एनी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड, देयर इज नो ग्राउंड एट ऑल। अभी देवजीत भाई साहब चिपका हुआ है यहाँ पे, देयर इज नो ग्राउंड फॉर हिम, बट स्टिल ही विल नॉट फॉल, ये फॉल नहीं डाउन करेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे से लगता था, जमीन तो रही नहीं अभी, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ठीक है? और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करेगा, ठीक है? तो उसके ऊपर आपका फ्रिक्शन लग जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर हमेशा आपका फ्रिक्शन लगता है, तो जहां पे भी बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगता ही है। हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपके कौन कौन सा फोर्सेस आ जाएंगे? टेंशनल फोर्सेस क्या होते हैं? जिससे टेंशन आ जाए। हाँ, अरे कोई भी स्ट्रिंग ले लो भाई साहब, कोई स्ट्रिंग है ऐसे लटक रही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपने भाई साहब उसमें कोई वेट डाल दिया, उसमें भी टेंशन आ जाएगा, ठीक है? इट विल बिकम स्ट्रेट एंड टॉट। सो ये आपका टेंशनल फोर्सेस हो गए, ये भी आपके कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, वन इज ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक, ठीक है? ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक, न्यूक्लियर एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई साहब इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रेंच साइंटिस्ट डी कूलम gave the law of these non-contact forces which was called as Coulomb's law, ठीक है? This was called as Coulomb's law. So let us see what is a Coulomb's law. It states that the force of attraction or repulsion between 2 points, between 2 point electric charges at rest is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges, ठीक है? ये charges अगर rest में है, so this is directly proportional to the product of the 2 charges, that is Q1 Q2. क्लियर है? ओके? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों के बीच में भाई साहब डिस्टेंस है आर, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है? क्लियर? एंड एक्ट्स अलोंग द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन बिटवीन द 2 चार्जेस। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना भाई साहब, ये हमेशा इस लाइन पे ही एक्ट करेगा, ठीक है? इस लाइन के सिवा, और मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दो डायरेक्ट लाइन है जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन पे ही वो फोर्स एक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वैसे फोर्स ऐसे घूमते हुए फेस पे एक्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं, ठीक है? इट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट अलोंग दैट लाइन, वेदर इट इज अट्रैक्टिव, वेदर इट इज रिपल्सिव, इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग दैट लाइन, ठीक है? ओके, तो F is directly proportional to Q1 Q2, that is product of the charges. F is inversely proportional to the R square, तो F is directly proportional to Q1 Q2 by R का square. So F is equal to K Q1 Q2 by R का square, ठीक है? K की वैल्यू क्या भाई साहब? 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 into 10 raised to 9. सब इंटेलिजेंट लोग हैं रे। So this is basically Coulomb's law. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by Q2 into R का square, Q1 into Q2 by R का square. Mathematical representation यही हो गया। Is this a vector form? No, it is not a vector form. Vector form जैसे ही हम लगाएंगे तो E is the permittivity of air or free space, ठीक है? ये लॉ एप्लीकेबल कब होगा? Yes.
कुछ पूछ रही हो तुम? नहीं, अच्छा। ये लॉ एप्लीकेबल कब होगा? दैट इज ये वाली वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9 कब होगी? कब होगी? जब तक आपका इंटरवीनिंग मीडियम एयर हो। अगर इंटरवीनिंग मीडियम एयर ना हो कि कुछ और होता है तो 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 नहीं लगा सकते आप। समझ लो, एक चार्ज रखा आपने Q1, एक चार्ज रखा आपने Q2, इनके बीच में इंटरवीनिंग मीडियम क्या है? एयर। इसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इनके बीच में इंटरवीनिंग मीडियम है एयर। दिस इज समथिंग दैट यू कैन इजीली अप्लाई। अगर आपका एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इंटरवीनिंग मीडियम क्या है? वाटर, तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम क्या अप्लाई करेंगे तब देखेंगे हम, बट फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है बच्चा पार्टी, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरवीनिंग मीडियम है वो एयर का हो या कोई मतलब वैक्यूम हो। द मोमेंट यू आपने कोई और मीडियम रख दिया इन दोनों चार्जेस के बीच में, एप्सिलॉन नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली 9 इंटू 10 रेज टू 9 वो वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी। क्लियर क्लियर क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ठीक है, तो अभी अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 1/f 4 पाई Q1/Q2 इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 रेज टू -12। इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी अगर भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रखना, इसको ही सीधा 9 इंटू 10 रेज टू 9 लिखना। आप एप्सिलॉन नॉट को ऊपर नीचे करेंगे तो इससे झेलना पड़ेगा। दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। 8.85 इंटू 10 रेज टू -12। सो कैसा भी करके भाई साहब यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा भाई साहब? अगर एप्सिलॉन नॉट को देखो, यहाँ पे देखो क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को आपने इधर लिया तो यहाँ पे हो गया 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। 1/4 का पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तुम घूम घूम के घड़ी देखते हो, तुम्हारे हाथ में क्या है फिर? बम। ओके, यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब? दिस हैज गॉट नो यूनिट। ठीक है, तो मेरे को मतलब जता रहा है कि आओ भाई साहब जरा जल्दी करो, हमारा टाइम हो रहा है ना। मतलब वरना हाथ में घड़ी है तो उधर घूम के क्यों देख रहा है तू? कूलम स्क्वायर ये हो गया भाई साहब मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका न्यूटन। ठीक है, तो इसका ऐसा हो गया कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर 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 भाई साहब? ओके, समझाइए अपने भाषा में इनको, जरा समझ में नहीं आ रहा, तमिल में समझाइए इनको अच्छे से। ठीक है भाई साहब, दिस इज व्हाट इज देयर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 रेज टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके ओके, वी नो दैट फोर्स रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब आप बोल रहे हैं भाई साहब कि दो चार्जेस के बीच में along the line joining the two charges there is an electrostatic force which exists. This electrostatic force is equal to how much? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r का square, 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 by r का square या K Q1 Q2 by r का square, किसी भी फॉर्मेट में लिखो, लेकिन फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फोर्स इज अ वेक्टर। अगर फोर्स इज अ वेक्टर तो इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड पार्ट। मैग्नीट्यूड पार्ट को तो हमने संभाल लिया, दैट इज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r का स्क्वायर विच इज हाउ मच? 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 by r का स्क्वायर। क्लियर है क्लियर है क्लियर है? F is equal to 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 by r का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड पार्ट। अभी हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो Q1 और Q2 के बीच में जो लाइन होगा तो आपका Q1 की वजह से एक फोर्स इधर और Q2 की वजह से एक फोर्स इधर। ऑब्वियसली दोनों पे ही सेम फोर्स एप्लीकेबल होगा, लेकिन इस पे फोर्स इस तरफ और इस पे फोर्स भाई साहब इस तरफ। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो, अगर Q1 और Q2 पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? दोनों भाई साहब रिपल्स हो रहे हैं ना, अट्रैक्ट होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, रिपल्स होंगे तो रिपल्स होंगे। तो इसका मतलब इसकी वजह से लगता हुआ फोर्स इस तरफ, इसकी वजह से लगता हुआ फोर्स इस तरफ। आर वी क्लियर? ठीक है, आप बोलेंगे फिर तो जीरो हो जाएगा, होना चाहिए भाई साहब। अगर मैं बोल रहा हूं इतना ही फोर्स इस पे भी लग रहा है, इतना ही फोर्स इस पे भी लग रहा है,
ये जा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ, तो जीरो हो गया ना। आपका देखो ये वाला जो फोर्स है वो इस पे ही लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है वो इस पे ही लग रहा है, दैट्स द रीजन इट इज नॉट कैंसलिंग आउट। दोनों चार्जेस जो हैं, जो फोर्सेस को झेल रहे हैं वो डिफरेंट है, हालांकि फोर्स जो है वो सेम है। जैसे जैसे अगर मैं भाई साहब इस दीवार को धक्का दे रहा हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट मूविंग, विल आई फील, मतलब अगर मैं सुबह से भाई साहब धक्का दे रहा हूँ इसको, थक जाऊंगा मैं, इसका मतलब आई हैव नॉट डन वर्क एज पर फिजिक्स, but is there a force which I am exerting on this? So there will be a force which it will be exerting on me as well. ठीक है, इसीलिए देखो फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स जीरो नहीं होगा, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स एज अ डिफरेंट बॉडी, आई एम एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट बॉडी। समझ में आ रहा है? ये फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एज पर न्यूटन, ठीक है, बट दीज एक्शन एंड रिएक्शनरी फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, इसी की वजह से कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो दीज फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, अगर एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस लगते हैं और सेम है तो वो जीरो हो जाएगा। जैसे समझ लो भाई साहब राजेश को खड़ा कर दिया और एक तरफ से मोहन बाबू उसको खींच रहा है, एक तरफ से देवजीत उसको खींच रहा है, तो दोनों भाई साहब सेम फोर्स लगा रहे हैं, ही विल नॉट मूव, ठीक है, ये बोथ आर पुलिंग हिम बिकॉज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज सेम थ्रू बोथ दी एंड्स, ठीक है। लेकिन जब फोर्स आपका एक बॉडी पे दूसरा लग रहा है और एक बॉडी पे सेम फोर्स लग रहा है तो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे Q2 पे एक फोर्स लग रहा है, Q1 पे एक फोर्स लग रहा है, these forces are electrostatic in nature and they are acting on different charges, ठीक है, इसीलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे। So force is a vector quantity, vector form of Coulomb's law क्या हो जाएगा भाई साहब, vector form of Coulomb's law, so this will be Q1, ये हो गया आपका Q2, इन दोनों के बीच में भाई साहब लेट्स से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है R, तो इधर फोर्स हो जाएगा F12, ठीक है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, इसीलिए हम इसको F12 लिख रहे हैं। किस तरफ होगा ये, इस तरफ, इस डायरेक्शन को मत देखो, ये तो वेक्टर नोटेशन है, लेकिन है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसके वजह से इस पे लगता हुआ फोर्स इस तरफ, और सिमिलरली इधर भी होगा, ठीक है। अगर भाई साहब इस फोर्स की बात करें तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, F, तो दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज 1 by 2, दैट्स व्हाट इट डिनोट्स, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R क्यूब क्यों हो गया, R स्क्वायर था ना अभी तक, आई देखो, तो वेक्टर फॉर्म में होगा तो R क्यूब क्यों हो जाएगा, हाँ क्या होना चाहिए, है R क्या क्या होता है, वेक्टर क्या, तुम भाई साहब खारगर तक पहुंचकर एकदम कामोटे वाला टर्न ले लिए हो, थोड़ा सा और बेटा, बस थोड़ा सा एक्सीलेटर और लेना है, अभी ऑफिस टाइम है, थोड़ा सा जाम है, लेकिन अंदर घुस सकते हो, चलो चलो चलो, वेक्टर फॉर्म, अरे यार, ओके, यू आर वेरी क्लोज। सो यहां पे भाई साहब देखो वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर, लेट्स से आपका ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर मतलब क्या होता है, इसका होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं भाई साहब, यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5i कैप, तुम कैप तक आए लेकिन 5i कैप मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है, 5i कैप न्यूटन है लेट्स से, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में भाई साहब, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। इसी तरह से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 वाला जो पार्ट है ये वाला हो गया आपका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, और ये आई कैप जो है ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर और ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो अगर आप ए वेक्टर को लिख रहे हैं, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आपका यहाँ पे F12 है, मामला यहाँ पे ये था कि ये R क्यूब कैसे हो गया, ठीक है, R क्यूब भाई साहब क्यों हो गया, क्योंकि ये पार्ट क्या है आपका, अरे बोला हो चाचा, ये पार्ट क्या है आपका,
हाँ, ए कांस्टेंट मतलब नहीं नहीं, अरे तो तुमने बोला ए कांस्टेंट मतलब, अरे ये ए वाला बोल रहे हो क्या कि कुछ और बोल रहे हो? के कांस्टेंट, अच्छा छोड़ो, मैंने गलत सुना। ए वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये पार्ट क्या हो गया भाई साहब? कहीं पे वेक्टर दिख रहा है तुमको? Q1 Q2 R क्यूब, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड पार्ट। अभी हम आएंगे इसके वेक्टर पार्ट में, तो दिस विल बी आर कैप, इसीलिए हम यहां पे आर लिख रहे हैं, आर क्यूब लिख रहे हैं। वरना अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते, जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो यहां पे लिखेंगे आर स्क्वायर। अगर हम इसके डायरेक्शन को भी डिनोट कर रहे हैं तो ये हो गया आर इंटू आर क्यूब। आर वी क्लियर? दिस आर कैप ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी एज सेम एज दिस यूनिट वेक्टर, वाह, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका कायदे से सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिख रहे हो भाई साहब, तो तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हो, चाहे 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर क्यूबा, और ये हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? श्लोका, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? यहां पे आर क्यूब मत कर देना कैलकुलेशन में, रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसा लिख रहे हैं, बाकी में आर क्यूब मत करते बैठना भाई साहब। ये जैसे तुम यहां पे आर लिख रहे हो ना, यहां पे ये दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आर क्यूब मत कर देना, रिप्रेजेंटेशन में ये लिख रहे हो तुम। बहुत सारे लोग भाई साहब आर क्यूब कर दो, नहीं भाई साहब, इसको आर क्यूब मत कर देना, रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा वही आएगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है वो उसके साथ कैंसिल होगा, आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस। ओके ओके ओके, देखो R21 आ गया, ये आपका क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1। क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके। इसी तरह से भाई साहब F21 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 आर क्यूब, इधर क्या हो जाएगा? R12, ठीक है, बहुत बढ़िया। R21 R12 का डायरेक्शन आपको देख रहा है, ठीक है, opposite, they will be in opposite direction since these are equal charges, so what type of force will exist between them people? रिपल्सिव, ठीक है। तो R21 और R12 भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स अगर होगा तो R12 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस R21 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का R12 वेक्टर जो होगा वो R, इसको तुमने पॉजिटिव माना तो बाय डिफॉल्ट इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, इसको तुमने पॉजिटिव माना तो बाय डिफॉल्ट इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दिस इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो तुमने इसको भाई साहब पॉजिटिव मान लिया है। सिंस दिस इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो दिस विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। तो F21 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको हमने क्या लिखा था? देखो F21 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब, और यहां पे क्या लिखा था बोलो? R12 लिखा था हमने, R12 लिखा था, ठीक है। इस R12 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस R21 लिख सकते हैं, तो माइनस R21 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। वी कैन राइट माइनस R21 इज वेल, ठीक है। वेक्टर फॉर्मेट, स्केलर फॉर्मेट समझ में आ गया कूलम्स लॉ का? बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। तो F12 F21 के बराबर, इक्वल एंड ऑपोजिट, माइनस में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन एज, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखने जाएंगे दोनों बराबर, वेक्टर वाइज देखने जाएंगे तो दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स। तो ऑब्वियसली F21 को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो F12 को आपको क्या लेना पड़ेगा भाई साहब? नेगेटिव, ठीक है। अगर आप वेक्टर वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो F21 विल बी इक्वल टू F12। क्लियर क्लियर क्लियर?
कूलम्स फोर्स इज ट्रू ओनली फॉर, बोलो भाई साहब, इज ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ठहरे हुए चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे विच आर बेसिकली स्टैटिक, ठीक है। ओके, सो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग द चार्जेस, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि मूविंग चार्जेस जैसा ही होगा तो उसमें किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई साहब, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विल गेट कन्वर्टेड इनटू करंट इलेक्ट्रिसिटी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मूविंग चार्जेस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डैश टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हो जाएगा भाई? देखो अभी तो किया हमने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी directly proportional. The condition that should justify for Coulomb's law is, it is only true for static charges, it acts along the line joining the two charges considered to be point charges, it is true for moving charges both A and B। तो इसके लिए भी applicable होगा, that is static charges, और किसके लिए भी applicable होगा? it acts along the line ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। इन दोनों के लिए एप्लीकेबल। मूविंग चार्जेस तो भाई साहब होगा ही नहीं, क्योंकि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भाई साहब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, और एक होता है भाई साहब नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कोई भी बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब आप किसी बॉडी में चार्ज डालते हो तो उसमें क्या हो जाता है, देखो एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया मतलब इक्वली पूरा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे भी देखो, ठीक है, ऑल दीज चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे देखो ये चार्जेस भाई साहब आपके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म चार्जेस हो गए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा। सो मोर चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट द कर्व्स एंड द शार्प पॉइंट्स, जहाँ पे भी आपको ऐसे शार्प पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा चार्ज डेंसिटी दिखेगी। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो मोर चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट कर्व्स एंड शार्प पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। चार्ज डेंसिटी, इट इज द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है भाई साहब, जैसे देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई साहब डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? सिंपल। डेंसिटी होता है आपका, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ओके। चार्ज प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, एक होता है लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब आपका कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ उसके वॉल्यूम से काफी ज्यादा बड़ा है, या जिसका लेंथ उसके एरिया के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा है। जैसे भाई साहब एक तार ले लिया मैंने यहां से लेकर वहां तक, अभी उसका डायमीटर इतना चिंटू सा, ठीक है, उसका लेंथ देखो, तो आप लेंथ को ज्यादा बड़ा मानोगे या उसके डायमीटर को? ऑब्वियसली लेंथ को। सो इफ यू आर टेकिंग अ कंडक्टर हुज लेंथ इज टू ग्रेटर देन इट्स सरफेस एरिया, सो ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज कंसिडर द लेंथ। तो आप यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या मानते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं लैम्डा। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। लैम्डा विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपका बहुत मोटा सा कोई कंडक्टर है जिसका सरफेस एरिया वाकई बहुत ज्यादा है, या मोटा कंडक्टर भी नहीं है, समझ लो ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, पेपर नहीं कोई कंडक्टर है, शीट ऑफ कंडक्टर है, सो ऑब्वियसली यू विल टेक इट्स एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम भाई साहब क्या लिखते हैं? दिस विल बी Q अपॉन A, Q अपॉन A, सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अभी हम आते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। समझ लो कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, एक सिलेंडर है, या लेट्स से एक क्यूब है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जहां पे आप उसके किसी भी डायमेंशन को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे तुमने भाई साहब डायमेंशन ऑफ एरिया को इग्नोर किया हुआ है। कोई कंडक्टर है जो बहुत लंबा है,
तो तुमने उसके एरिया के डायमेंशन को इग्नोर किया हुआ है, यहाँ पे तुमने उसके वॉल्यूम के डायमेंशन को इग्नोर किया हुआ है, एरिया को लिया हुआ है, यहाँ पे तुमने कुछ भी इग्नोर नहीं किया है। सो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया एंड दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आर वी गेटिंग दिस पीपल? बहुत बढ़िया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट पीपल? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैम्डा विल बी इक्वल टू Q बाई L। सो फॉर अ रॉड ये हो गया L, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। फॉर अ सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी Q बाई 2 पाई R। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? देखो इसका लेंथ कितना है, ये एक रिंग है ना, ये ऐसे बना रहेगा, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो गया? 2 पाई R, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा? Q बाई 2 पाई R, ठीक है। इसका लेंथ कितना हो गया? 2 पाई R हुआ ना। सर्कमफरेंस किसी भी सर्कल का लेंथ होता है और सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई R होता है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? Q बाई 2 पाई R। इसी तरह से देखो, अगर कोई बहुत बड़ा कंडक्टर है, ऐसा एक रॉड है और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? Q। इस कंडक्टर का लेंथ कितना है भाई साहब? L, ठीक है। तो ये हो गया Q बाई L। अलग अलग तरीके से आप इन चीजों को निकाल रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट यू आर कंसीडरिंग इज हियर इज लेंथ, चार्ज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट अपॉन लेंथ ऑफ द एलिमेंट। जो भी आपका एलिमेंट है, चाहे कंडक्टर आपका इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, ठीक है, तो आपका जो लेंथ होगा चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL। अभी हम डिफरेंशिएशन में आते हैं। तो मतलब अगर आपको समझ लो एक छोटा सा लैम्डा का पार्ट निकालना है, ठीक है, एक छोटा सा लैम्डा, तो यहाँ पे जितना DQ होगा और इसका जितना DL होगा, तो आपका यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा भाई साहब? DQ बाई DL। क्योंकि लैम्डा का जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहेगा। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो एक छोटे से टुकड़े में भी लैम्डा रेशियो सेम ही रहेगा। DQ बाई DL आपने ले लिया, तो लेकिन उसका जो रेशियो निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी सेम एज लैम्डा, ठीक है। तो इसीलिए इसको DQ बाई DL लिखते हैं, ठीक है। यूनिट्स क्या हो जाएगा भाई साहब? चार्ज, और ये हो गया मीटर, कूलम पर मीटर हो गया इसका यूनिट्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डायमेंशन क्या हो जाएगा? चलो जैसे कि भाई साहब डायमेंशन देखते हैं यहाँ पे, कूलम अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? कूलम अपॉन लेंथ है, ठीक है, कूलम अपॉन लेंथ। चार्ज क्या होता है भाई साहब? चार्ज इज इक्वल टू, बोला ना, बोला, देखो चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, है कि नहीं? करंट आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू टी, मतलब Q होता है स्टैंडर्ड यूनिट, क्या हो जाएगा? एम्पियर, और ये हो जाएगा आपका टाइम। डायमेंशन वाइज ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे क्या लिखेंगे? AT डायमेंशन, और यहाँ पे L की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब? L, ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस पीपल? दिस विल बी L रेज टू -1। M यहाँ पे कुछ है नहीं, M रेज टू 0। T यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे I लिया हुआ है, वी जनरली टेक A, ठीक है, तो A रेज टू 1, ठीक है। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब समझ में आ रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। जब आपका भाई साहब एक रेक्टेंगुलर शीट है या आपका एक स्क्वायर शीट है, बहुत हंसी आ रही है, ओके, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। अ सरफेस हैज ओनली एरिया, तो Q बाई A क्या हो जाएगा आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट्स से फॉर अ डिस्क, डिस्क मतलब कैसा है? पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट अ रिंग। एक भरे हुए डिस्क में आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है भाई साहब, एक डिस्क में। तो आपका इस डिस्क का, अभी आप गलती से 2 पाई R मत ले लेना, अभी ये चार्ज एक सॉलिड डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क मतलब समझते हो ना, वो जो फ्लाइंग डिस्क होता है, देखो उस तरीके का डिस्क है कोई, इसमें तुमने चार्ज डाला हुआ है Q। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? Q बाई एरिया, क्या? पाई R स्क्वायर। दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? A surface has got only area, so for a disk it will be how much? Sigma will be equal to Q by pi R का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस तो Q by pi R का स्क्वायर हो गया। सिग्मा विल बी इक्वल चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, दैट इज DQ by DA, ठीक है, DQ by DA हो जाएगा अगर आप स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? कूलम पर मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। कभी कभी आपको बताया नहीं जाता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यूनिट देख के आपको समझना पड़ता है कि यहाँ पे बातें किसकी हो रही हैं, लीनियर चार्ज की डेंसिटी की कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
ठीक है। सो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन विल बी अगेन व्हाट आर पीपल आर, ठीक है, डायमेंशन विल बी जैसे यहाँ पे आया आपका सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, है ना, ये हो गया एरिया, एरिया मतलब हो गया भाई साहब लेंथ का स्क्वायर, है ना, डायमेंशन वाइज। क्यू मतलब क्या हो जाएगा आई इंटू टी, आई इंटू टी मतलब ए इंटू टी लिखेंगे, और ये हो गया एल स्क्वायर, तो एल रेज टू माइनस टू एम का कोई लेना देना नहीं, ठीक है, और टी का भी, टी है भाई साहब आपका 1 और ए, ठीक है, एल रेज टू माइनस टू एम नॉट और I1 T1 या A1 T1, ठीक है, क्लियर है। तो दिस विल बी बेसिकली द डायमेंशंस। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, अ स्फीयर, तो यहाँ पे हो गया आपका Q बाई V। सो फॉर अ स्फीयर लेट्स से आपका टोटल चार्ज हो गया Q, तो क्या हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम, हाय स्फीयर का वॉल्यूम, हाय देखो देखो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, दिस विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका यूनिट बताओ क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। डायमेंशन बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, कूलम की जगह पे लिखोगे I2 और यहाँ पे लिखोगे L, तो L माइनस 3 M नॉट ए टी, मामला खत्म, ठीक है। तो P is equal to Q by volume of the sphere, that will be 4/3 pi r cube. Charge on the small element upon charge on small element upon volume of element. तो P will be equal to dq by dv. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, यूनिट्स क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूबिक, क्लियर। ओके ओके ओके, चार्ज डेंसिटी, चलिए भाई साहब देख लेते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल भाई साहब रॉड, ठीक है, रिलेशन Q बाई एल हो जाएगा, किसी रॉड का समझ लो, किसी रॉड में चार्ज है Q और उसका टोटल लेंथ है L, तो क्या हो जाएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू Q बाई एल, ठीक है। ओके, कूलम पर मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, जनरल फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, क्लियर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का बताओ, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई शीट ऑफ, कोई मेटल शीट ले लो, एनी कंडक्टर विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ शीट, ठीक है। सो डिस्क हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका डायमेंशन, लैम्डा की वैल्यू क्या Q बाई ए, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे आते हैं भाई साहब, वॉल्यूम मतलब पूरा 3 डायमेंशनल फिगर आप ले रहे हैं, तो लेट्स से स्फीयर ले लिया आपने, ठीक है, एग्जाम्पल वाइज, तो यहाँ पे आपका रो विल बी इक्वल टू Q बाई V, ठीक है, रो विल बी इक्वल टू Q बाई V, कूलम पर मीटर क्यूबिक, ठीक है भाई साहब। डायमेंशन ये हो जाएगा L रेज टू माइनस 3 M T एंड I, ओके, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, चलो भाई साहब, सो सिग्मा विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। यहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे डेरिवेशंस आएंगे जिसमें कहीं कहीं पे आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज़ किया है, कहीं कहीं पे भाई साहब आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज़ किया है, और कहीं कहीं पे आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज़ किया है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ऑफ कोर्स देयर विल बी स्पेसिफिक डेरिवेशंस, और इन डेरिवेशंस को समझने के लिए आपको इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझने पड़ेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फारा, नो फारा, ओके, चलिए भाई साहब। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, रो, ई और सिग्मा, सिग्मा। अगला क्वेश्चन बाबू के लिए, द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाय मोहन बाबू जल्दी जल्दी, हाँ, C अपॉन M, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, कूलम पर मीटर, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, Q बाई V, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका A इंटू टी, या I इंटू टी भी लिख सकते हैं, A इंटू टी ज्यादा करके लिखते हैं, यहाँ पे हो गया L क्यूब, तो ये हो गया L क्यूब M0, ठीक है, A T, है ना भाई साहब,
हाँ -3, ठीक है। L-3 M0 T A लिख सकते हैं, L-3 M0 T1, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सो फोर्थ वन इज करेक्ट, ओके। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर भाई साहब मल्टीपल चार्जेस हैं तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, देखो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is given by the Coulomb's law, mutual electric force. How to calculate the force on a charge where there are not one but several charges? बहुत सारे चार्जेस का समागम है, ठीक है। तो होगा क्या भाई साहब, यहाँ पे जैसे कंसिडर अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, तो आप एक सिस्टम को कंसिडर कर लिए। लेट्स से यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे भाई साहब Q2 है, लेट्स से यहाँ पे Q3 है, देन यहाँ पे भाई साहब Q4 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज बेसिकली चार्जेस विच आर देयर। What is force on Q1? तो Coulomb's law is not enough to answer this question. यहाँ पे हम क्या डिपेंड करेंगे भाई साहब, recall that forces of mechanical origin act according to parallelogram law of vector addition. याद आ रहा है भाई साहब, नहीं याद आ रहा है that? ओके, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है भाई साहब, आपका समझ लो ये है एक फोर्सा, ठीक है, ये एक फोर्स है F, ठीक है, F1 है लेट्स से, ये वाला एक फोर्स है क्या भाई साहब F2, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। आप क्या करेंगे, बराबर इसको शिफ्ट करेंगे इधर, तो आपने एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिया। इसको शिफ्ट करेंगे भाई साहब इधर, तो यहाँ पे आपने एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिया, ठीक है। ओके, इन दोनों का भाई साहब लेट्स से रिजल्टेंट हो गया ये R, ठीक है, ये हो गया F1, ये F2 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, बोलो F2 ही हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में। ये वाला F1 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, बोलो F1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू F1A प्लस F2A, क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं टेल से मुंडी, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते आप। इधर तो दोनों के टेल्स कनेक्टेड है, देखो इधर इसका भी टेल और इसका भी टेल कनेक्टेड है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए आपने क्या किया, इसका एक रेप्लिका क्रिएट किया इधर बराबर उसको लेकर, तो इसका टेल से मुंडी, इसका टेल से मुंडी, तो अभी इसके टेल से इसके मुंडी तक आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। सो दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट, इसका वैल्यू कितना होगा भाई साहब, आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और लेट्स से इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये ऑब्वियसली 90 हो गया। ये अगर थीटा है, लेट्स से ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है, लेट्स से दिस इज अल्फा, ठीक है। ओके, नहीं ये भी आपका थीटा ही होगा ना, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेट्स से ये रिजल्टेंट एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। ओके, अभी बताओ भाई साहब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी F2। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में F2 मतलब अगर समझ लो मैंने इसको माना A माना, ठीक है, तो A अपॉन F2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो F2 कॉस थीटा। चलो भाई साहब इसको हम मिटा देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका F2 कॉस थीटा, है ना, इस तरफ F2 कॉस थीटा इस तरफ। सिमिलरली इसका वैल्यू भाई साहब इस तरफ है, ठीक है। अगर मैं इसका लूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये लेट से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन F2 दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। तो आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, F2 साइन थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है ये हो गया F2 साइन थीटा, ये हो गया F2 कॉस थीटा, ये हो गया आपका F1। अभी रिजल्टेंट कितना आएगा, बोलो रिजल्टेंट विल बी हाउ मच, दिस प्लस दिस, तो आपका F2 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F1 प्लस F2 कॉस थीटा का भाई साहब स्क्वायर, है कि नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस प्लस दिस, तो दिस विल बी F2 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा F1 प्लस F2 कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे A प्लस बी का स्क्वायर, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, F2 कॉस स्क्वायर थीटा F1 साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे F2 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और यहाँ पे F2 का स्क्वायर दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना भाई साहब।
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो दिस विल बी f2 का स्क्वायर, इधर बचा कितना f1 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट का भाई साहब अगर मैग्नीट्यूड निकालना है दिस विल बी अंडर रूट, यहां पे r स्क्वायर हुआ ना ये, तो अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। तो दो वेक्टर्स जो फोर्स के हैं उनके बीच में अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो ये तरीका हो गया। इस रिजल्टेंट का एंगल कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज f2 साइन ऑफ थीटा अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 cos ऑफ थीटा। बस इस तरह से हम चीजों को निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, इस जो आप 11th में पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। सो रिकॉल दैट फोर्सेस ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन, जो भी फोर्सेस आपके मैकेनिकल ओरिजिन के होते हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, ठीक है। तो अगर आपके बहुत सारे चार्जेस एक जगह पे लोकेटेड हैं तो हर चार्ज की वजह से हर दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, और इन सब फोर्सेस का हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैथ्स वाले जा सकते हैं, बायो वाले